हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित दूसरा टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है भारत की संरचना और भू आकृति। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, भारत की जो संरचना है इसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित भागों को रखते हैं, जैसे प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा विशाल पर्वत, भारत के उत्तरी क्षेत्र का विशाल पर्वत, उत्तरी क्षेत्र का विशाल पर्वत। तीसरा विशाल समतल मैदान, विशाल समतल मैदान। मैं आपको बता दूं कि भारत के कुल भूभाग का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। भारत के कुल क्षेत्रफल का 27.7% पठार है। क्षेत्रफल का 27.7% पठार है। मैदान 43.2% है। पर्वत 10.6% है। पहाड़ी 18.5% है। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ VVI, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समझ गए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और इस क्षेत्रफल का 27.7% में पठार है, 43.2% में मैदान है, 10.6% में पर्वत है और 18.5% भाग में पहाड़ी है। आज हम लोग भारत की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की जो संरचना है और उस संरचना के अंतर्गत हमने पठार, पर्वत और समतल मैदान को रखा है। अब देखेंगे कि सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम पठार है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ विश्व का प्राचीनतम पठार, विश्व का प्राचीनतम पठार है ये। और ये आर्कियन युग का है। किस युग का है ये? आर्कियन युग का है। आर्कियन युग का है, विश्व का प्राचीनतम पठार है। दूसरा आर्कियन युग का है। तीसरा गोंडवाना लैंड का भाग है ये, गोंडवाना लैंड का भाग है ये। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का ये भाग है। चौथा ये समप्राय भूमि है। ये क्या है? समप्राय भूमि है। समप्राय भूमि है। एग्जाम्पल में इसको हम देख सकते हैं कि बीच बीच में ऊंची पहाड़ी है, जहाँ पर चारों तरफ समतल क्षेत्र होगा और बीच बीच में ऊंची पहाड़ी देखने को मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगा? समप्राय भूमि का क्षेत्र कहलाएगा, है ना। और पहाड़ी में हम नीलगिरी को देख सकते हैं, नीलगिरी को देख सकते हैं। पहाड़ी में हम अन्नामलाई, अनाईमुदी,
अनाइमुदी, कार्डमम, ये सब क्या है? पहाड़ियाँ हैं जो संप्राय भूमि के उदाहरण को स्पष्ट करते हैं। ये जो गोंडवाना लैंड है या प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसकी दो प्रमुख विशेषताएं भी देखने को मिलती है। वह दो प्रमुख विशेषताएं क्या है कि इस पठार में, इस प्रायद्वीपीय पठार में भ्रंश भी देखने को मिलता है, भ्रंश है, और दूसरा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। ये प्रायद्वीपीय पठार में हमें भ्रंश भी देखने को मिलते हैं और ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं, भ्रंश भी देखने को मिलते हैं और ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं। ये एक प्रकार से घटना कहिए, प्रायद्वीपीय पठार की ये घटना है। ये क्या है? घटना है, एक प्रकार का घटना घटित हुआ कि प्रायद्वीपीय पठार में हमको भ्रंश भी देखने को मिलता है और प्रायद्वीपीय पठार में हमें ज्वालामुखी भी देखने को मिलता है। अब देखेंगे कि भ्रंश का जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार में जो भ्रंश का क्षेत्र है वो कहाँ पर देखने को मिला। प्रायद्वीपीय पठार में भ्रंश का जो क्षेत्र है वो एमपी के क्षेत्रों में आपको भ्रंश देखने को मिलता है। और जब भ्रंश पड़ा एमपी के क्षेत्र में, तब वहाँ पर जो जंगल की लकड़ियाँ थी वो दब गई, भ्रंशों में वो दब गई और काफ़ी लंबे समय के बाद वह कोयला में परिवर्तित हो गया, कोयला में परिवर्तित हो गया। और जिन क्षेत्रों में भ्रंश हमें देखने को मिला वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र था, मध्य प्रदेश का गोंड क्षेत्र, जिससे गोंडवाना क्रम के चट्टानों का विकास हुआ, गोंडवाना क्रम के चट्टानों का विकास हुआ। ये भ्रंश के कारण हुआ, गोंडवाना क्रम के चट्टानों का जो विकास हुआ है ये भ्रंश के कारण हुआ, क्योंकि एमपी के आसपास के क्षेत्रों में जब भ्रंश पड़ा और भी अन्य क्षेत्रों में भी भ्रंश पड़ा है, और भ्रंश पड़ने के कारण क्या हुआ कि जो भी वहाँ के पेड़ पौधे या जो भी लकड़ियाँ थी वो भ्रंश में दब गई और काफ़ी लंबे समय के बाद वह कोयला में परिवर्तित हो गई। और यह सबसे ज़्यादा क्षेत्र एमपी के गोंड क्षेत्रों में देखने को मिला। इस कारण से वहाँ पर एक गोंडवाना क्रम के चट्टानों का विकास हुआ और इसी गोंडवाना क्रम के चट्टानों में कोयला का जो प्रतिशत वो 90% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टानों में हमें देखने को मिलता है। दामोदर घाटी में गोंडवाना क्रम के चट्टान देखने को मिलते हैं। महानदी और गोदावरी के क्षेत्रों में हमें गोंडवाना क्रम के चट्टानों की प्रधानता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ा जो घटना रहा वो भ्रंश का रहा, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार का जो घटना रहा, पहला यहाँ पर भ्रंश लिखते हैं, दूसरा ज्वालामुखी। प्रायद्वीपीय पठार में ज्वालामुखी भी देखने को मिला। सबसे पहले भ्रंश आया, उसके बाद फिर ज्वालामुखी की क्रिया हमें देखने को मिलती है। और ये मुख्य रूप से ज्वालामुखी हमें कहाँ देखने को मिलती है? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम भागों में हमें ज्वालामुखी की क्रिया देखने को मिलती है। और ये ज्वालामुखी की क्रिया से दो चीज़ का निर्माण होता है। पहला डक्कन ट्रेप, दूसरा राजमहल ट्रेप। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो ट्रेप है ये क्या है। ट्रेप जो होता है एक सीढ़ीदार क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक सीढ़ीदार क्षेत्र।
सीढ़ीदार क्षेत्र, और ये सीढ़ीदार क्षेत्र का निर्माण भ्रंश के कारण होता है, भ्रंश के कारण होता है, भ्रंश के कारण होता है। जैसे मैं यहाँ देखिए चित्र बना रहा हूँ, ये क्या है, एक प्रकार का ट्रैप है ये, ठीक है। और इसी तरह का ट्रैप जो है राजमहल में भी देखने को मिला, जिसका अंश उसे राजमहल ट्रैप के नाम से जानते हैं। और इस ट्रैप का निर्माण भ्रंश के कारण होता है। जब ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी का लावा मैग्मा जब बाहर की ओर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। और वो लावा जब धरातल पर इसी ट्रैप में बिछ गया, वह जो लावा है वो इसी ट्रैप में बिछ गया, जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इस दक्कन ट्रैप के बारे में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, देखेंगे। दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टान देखने को मिलता है, बेसाल्ट चट्टान देखने को मिलता है। और इसके अक्षय से, बेसाल्ट चट्टान के अक्षय से काली मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है। और ये कपास की खेती के लिए जानी जाती है, कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी किसके लिए जानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए जानी जाती है। इसी दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में आप देखेंगे अजंता की गुफाएं भी हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसी दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्रों में क्या है, अजंता की गुफाएं भी हैं। अजंता की गुफा, अजंता की गुफा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है अजंता की गुफा। ये भी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ, अजंता की गुफा किस चट्टानों से बना हुआ है? तो ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। और इसी अजंता गुफा को 1983 में यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे मान्यता दिया गया है। तो हमने क्या देखा कि प्रायद्वीपीय पठार में भ्रंश भी देखने को मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में हमें क्या देखने को मिलता है? तो प्रायद्वीपीय पठार में हमें ज्वालामुखी भी देखने को मिलता है। तो एक भ्रंश भी है और एक ज्वालामुखी भी है। और भ्रंश देखेंगे कि नर्मदा और ताप्ती दो नदी है, वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। समझ गए बात को? और हमारा राजमहल के क्षेत्र ज्वालामुखी से निर्मित क्षेत्र है, ज्वालामुखी से बना हुआ क्षेत्र है। दक्कन ट्रैप भी ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। और इसी बेसाल्ट चट्टान का जब अपर्दन होता है तो उससे कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी बनती है, जो काफ़ी क्या होती है? फर्टाइल मिट्टी होती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार जो हैं उसमें अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार में किस प्रकार के चट्टान हमें देखने को मिलते हैं, तो आर्कियन क्रम के चट्टान देखने को मिलते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पहाड़ियों की भी संख्या है, जिससे ये पता चलता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एक समप्राय भूमि के रूप में जाना जाता है। रांची समप्राय भूमि का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। गिरिडीह का भी क्षेत्र जो है वो समप्राय भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पारसनाथ और खंडोली जैसे कुछ पहाड़ी भी हमें देखने को मिलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतर क्षेत्रों में आप देखेंगे तमिलनाडु के क्षेत्रों में काफ़ी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र वो समप्राय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और इन समप्राय क्षेत्रों में एक तरफ भ्रंश है तो दूसरी तरफ ज्वालामुखी के भी क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। और ऊंची ऊंची कुछ चोटियां भी देखने को मिलती है जो पहाड़ी के अंतर्गत आता है। जैसे आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुदी है, जो अन्नामलाई पर्वत में है, जबकि दूसरी ऊंची चोटी जो है वो नीलगिरी में दोदा बेटा है। कार्डमम श्रेणी के बारे में हम जानते हैं कि कार्डमम श्रेणी जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा को निर्धारित करता है।
हमारा जो धूपगढ़ जो है, धूपगढ़ चोटी वो सतपुरा पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इस प्रकार हमें ये पता चला कि प्रायद्वीपीय पठार सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम पठार है और ये आर्कियन युग का निर्मित चट्टान है। तो हमारा आज का जो क्लास रहा वो प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित क्लास रहा और ख़ासकर उसकी संरचना से संबंधित क्लास रहा। हमारा जो नेक्स्ट तीसरा क्लास जो होगा वो भारत की भू आकृति से संबंधित होगा। आप लोग अपने कॉपी में है ना नोट डाउन कर लेंगे कि जो मैंने बताया है उसे, ठीक है। और तीसरा क्लास जो हमारा होगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, भारत का भू आकृति, भारत की भू आकृति, भू आकृति, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।